आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 498A आईपीसी या BNS 85 के अंतर्गत दहेज उत्पीड़न का और डॉरी का केस किया है, तो इस झूठे केस से आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 8 तरीके, 8 नियम, 8 उपाय बताने वाला हूं। अगर इन उपायों का आपने इस्तेमाल अपने केस में कर लिया, तो ये झूठा केस ना आपके ऊपर टिकेगा, ना आपके परिवार के लोगों पर टिकेगा, ना ही रिश्तेदारों के पर टिकेगा। पूरी तरीके से जड़ से केस बड़ी आसानी से किसी भी स्टेज पर आप खत्म करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र हो इस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें आपको लगभग 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अनेक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जब मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी स्टेज पर, तो वो इसलिए कहता हूं कि एक जजमेंट आया था जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आपके पास में प्रॉपर सबूत या प्रॉपर परिस्थितियां हैं, तो आप किसी वक्त केस को डिसमिस कराने के लिए हाई कोर्ट के पास आ सकते हैं, यानी कि आप किसी वक्त क्वेश्चन में जा सकते हैं। खैर चलिए चलते हैं। आपके पास में 8 नियम क्या हैं, 8 उपाय क्या हैं, 8 तरीके क्या हैं झूठे केस से निपटने के। नंबर 1, सबसे पहले आपको सबूतों को इकट्ठा करना है। छोटे छोटे सबूत, सुई के बराबर भी अगर आपको कोई सबूत मिलता है, तो उसे कोर्ट के समक्ष जरूर रखिए। कई बार हम छोटी छोटी सी बातों को, छोटे छोटे सबूतों को कोर्ट के समक्ष नहीं रखते, और ये हमारी बड़ी गलती हो सकती है। तो छोटे छोटे सबूत है, छोटी छोटी सी, बिल्कुल सुई के बराबर भी अगर छोटा सबूत है, तो ऐसे दस्तावेजों को, ऐसे सबूतों को कोर्ट के समक्ष अवश्य रखें। इससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। नंबर 2, शुरुआत में जब एक केस स्टार्ट होने वाला होता है, या फिर इस केस में आपके विरुद्ध शिकायत की जाती है, कंप्लेंट की जाती है, उस वक्त जैसे ही आपके खिलाफ पहली शिकायत दर्ज की गई, भला ही वो 112 पे कॉल गई हो या वाइफ ने लिखित में शिकायत की हो, आपको तत्काल अपने किसी जो आपके परिचित एडवोकेट हो, या कोई भी एडवोकेट हो, या कोई लीगल एडवाइजर हो, या कोई कानून का विशेष जानकार हो, आप उससे संपर्क करिए और उससे बात करिए, समझिए पहले केस को, फिर आप उस केस का रिप्लाई दीजिए। नंबर 3, संयम बरतें, सावधानी रखें। बिल्कुल भी आवेश में आगे कोई कार्य ना करें। पुलिस बुलाए आपके घर पे, आप उसे लड़ाई झगड़ा ना करें। कानून क्या कहता है और किस आधार पर आपको अपराधी माना जाएगा और किस आधार पर नहीं माना जाएगा, इसके बारे में अपने एडवोकेट से संपर्क करें, ना कि पुलिस से उलझे। साथ ही आपको कई बार उकसाया जाता है, तो आप बहकावे में ना आवे और लड़ाई झगड़ा ना करें, मारपीट ना करें, अपशब्द ना कहें। ये आपका बचाव करता है। नंबर 4, रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल्स, इन चीज़ों को सहेज कर रखिए। ज़रूरत पड़ने पर बनाइए, अपने पास सेफ रखिए, और ज़रूरत पड़ने पर सही वक्त पर कोर्ट में सबमिट कर दीजिए। ये आपका पूरी तरीके से बचाव करते हैं। और इस तरह की रिकॉर्डिंग कई बार आस पड़ोस के लोगों के पास भी होती है, उनसे भी संपर्क करिए। नंबर 5, कोर्ट में अपना बचाव करें। ऐसा नहीं कि आप कोर्ट से समन आ रहा है, पुलिस बुला रही है, नहीं जा रहे हैं, समन पसंद रिजेक्ट करते जा रहा है, वारंट निकल गया, हम भाग रहे हैं। भागने की बजाय सीधे कोर्ट के सामने सरेंडर हो जाए। देखिए ऋषा केस में क्या हुआ, मां ने एंटीसिपेटरी बेल ले ली, हस्बैंड फरार हो गया, और मीडिया ने इस केस को टॉप पे ला दिया, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था और मामला सीबीआई तक पहुंचा। मुझे लगता है कि टिशा केस में अगर हस्बैंड और उसके सास ये भागते नहीं और सीधे सरेंडर कर देते, सीधे तत्काल, तो मुझे लगता है कि ये मामला इतना हाईलाइट नहीं होता, और हो सकता है कि सीबीआई को ट्रांसफ़र भी नहीं होता। लेकिन उन्होंने 2 बड़ी गलतियां कर दी। पहली गलती कर दी कि जब उसकी डेथ हुई, तो यहाँ पर उन्होंने एम्बुलेंस को नहीं बुलाया, जो बुलाना था, या खुद लेके हॉस्पिटल चले जाते। उसी कंडीशन में, जैसी कंडीशन में थी, तत्काल आपको हॉस्पिटल लेके जाना था।
दूसरा ये कि अगर उसकी डेथ हो गई थी, खुद पुलिस को बुला के सरेंडर कर देना था, क्योंकि पुलिस तो अरेस्ट तत्काल कर ही लेती, सरेंडर कर लेना था और इसके बाद आप बेल के लिए लगा देते। तो मुझे लगता है केस इतना हाई प्रोफाइल नहीं बनता और इतना हाईलाइट नहीं होता। खैर, तो आपको अपना कोर्ट में बचाव करना है। कोर्ट बुलाती है, पुलिस बुलाती है, आपको सीधे पुलिस के सामने जाके खड़ा हो जाए, कोर्ट में जाके खड़े हो जाइए, भागिए मत। भागोगे तो आपके विरुद्ध मामला और मजबूत बनता है, क्योंकि आपने अपराध किया इसलिए आप भाग रहे हो, ये साबित होता है। नंबर 6, जो भी आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का आप सीधे तौर पर खंडन कर सकते हैं जब आपके विरुद्ध कोई सबूत ना हो। जैसे ट्रिशा केस में यही देखने को मिल रहा है कि उसका हस्बैंड और उसकी सास लगातार आरोपों को डिनाई कर रहे हैं, बहुत सारे आरोपों को। तो अगर आपके विरुद्ध सामने वाले के पास में कोई सबूत नहीं है तो आप सीधे उसे डिनाई कर सकते हैं। नंबर 7, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप भी पीड़ित हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पीड़ित हैं, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है या आपको फंसा दिया है, तो आप भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 8, सुरक्षा की दृष्टि से आप अपने घर में सीसीटीवी अवश्य लगवाएं और साथ ही कीमती सामान जेवर सुरक्षित रखें। नंबर 9, अगर ऐसे मामले में आपको ऐसा लगता है कि आपके पास प्रॉपर सबूत है और सब कुछ है, तो आपको ऐसे मामले में तत्काल आप डिवोर्स की तरफ जा सकते हैं, साथ रहने का केस भी फाइल कर सकते हैं। ये केस भी आपको दहेज उत्पीड़न के झूठे केस से बचाने में बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। कई केस ऐसे देखने को मिले हैं कि हस्बैंड ने सेक्शन 9 का केस किया, उसके बाद वाइफ ने कर दिया, कोर्ट ने कहा बदले की भावना। जहाँ पर पति ने कोई भी केस किया या डिवोर्स का केस किया, पत्नी ने वहाँ से सारी केस कर दी, कोर्ट ने कहा बदले की भावना से। तो आपके पास प्रॉपर ग्राउंड है, प्रॉपर सबूत हैं, तो तत्काल आप अपनी तरफ से केस फाइल कर सकते हैं, चाहे वो आपराधिक मामला हो, चाहे शादीशुदा का मामला हो, चाहे मानहानि का मामला हो, चाहे आपराधिक मामला हो, चाहे डिवोर्स के लिए हो, चाहे दाम्पत्य पुनर्स्थापन के लिए। जैसी परिस्थिति है और आपको ऐसा महसूस होता है तो आप अपनी तरफ से भी केस फाइल कर सकते हैं। शुरुआत में करते हैं तो इसका फायदा आपको बड़ा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन। झूठे केस से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और अगर आपके खिलाफ हो जाता है तो घबराने की बजाय, डरने की बजाय, भागने की बजाय डट कर इसका सामना करिए और लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए वाइफ से कहिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन। नमस्कार।